हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले 1833 का चार्टर एक्ट ब्रिटिश भारत में क्या हुआ, इससे केंद्रीकरण हुआ है। तो इसमें हम क्या क्या देखने वाले, तो प्रशासनिक केंद्रीकरण और कंपनी का बदलता स्वरूप किस तरह है। इसके तहत बंगाल का तो गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना है। इसमें हम देखने वाले सर्वोच्च शक्ति किसको मिली है, गवर्नर जनरल को मिली है सर्वोच्च शक्ति। बॉम्बे और मद्रास की विधिया शक्तियाँ समाप्त हो गई है। कानून का नया का नामकरण क्या होगा, ये देखने वाले। ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यवसायिक गतिविधियां कैसे समाप्त हो गई है, सब देखने वाले। और सिविल सेवा में खुली प्रतियोगिता का असफल प्रयास, ये सब इसमें आज के हम वीडियो में देखने वाले हैं। और बाद में हम उसके ऊपर एमसीक्यू लेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। इतिहास में ना कुछ कानून सिर्फ कागज पर नहीं रहते, वो पूरे देश का भविष्य लिख देते हैं। और सनत कायदा 1833 वो बिल्कुल वैसा ही एक कानून था। इसने ब्रिटिश भारत को हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए आज इसी को समझते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे। सुनिए ये लाइन, ब्रिटिश भारत में केंद्रीकरण की दिशा में ये आखिरी कदम था। वाह, ये एक लाइन पता है इस पूरे कानून का सार बता देती है। इसका सीधा सा मतलब ये था कि जो पावर, जो सत्ता अब तक बिखरी हुई थी, वो अब एक जगह सिर्फ एक इंसान के हाथ में आने वाली थी। और बस इसी एक बदलाव ने भारत पर ब्रिटिश कंट्रोल का मतलब ही पूरी तरह बदल दिया। लेकिन सवाल यह है कि इस लाइन का असल मतलब क्या है। ऐसा क्या बदल दिया इस कानून ने कि इसे आखिरी कदम कहा गया। तो बस आज हम सब मिलकर इसी को डिकोड करने वाले हैं। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, इस कानून ने एक छत्र शासन बनाया। मतलब पूरे के पूरे ब्रिटिश भारत के लिए पावर को एक सेंटर में ले आए। सब कुछ एक ही जगह से कंट्रोल होगा। पहले जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता था, अब वो बन गया भारत का गवर्नर जनरल। और ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं था, बिल्कुल नहीं, ये तो सत्ता के सेंट्रलाइजेशन का सबसे बड़ा सबूत था। अब सोचिए, पूरे ब्रिटिश भारत की सिविल और मिलिट्री, सारी की सारी ताकत सिर्फ एक आदमी के हाथ में। और पता है इस नई सुपर पावरफुल पोस्ट पर बैठने वाला पहला शख्स कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और इसी बदलाव के साथ हिस्ट्री में पहली बार अंग्रेजों के कंट्रोल वाले पूरे भारतीय इलाके पर ऑफिशियली एक भारत सरकार का अधिकार बन गया। और ये सेंट्रलाइजेशन सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन तक ही नहीं रोका। बॉम्बे और मद्रास जैसी जो पावरफुल प्रेसिडेंसीज थीं, उनसे कानून बनाने का हक ही छीन लिया गया। मतलब उनकी ऑटोनॉमी, उनकी आज़ादी एक तरह से खत्म ही हो गई। अब पूरे ब्रिटिश इंडिया के लिए कानून सिर्फ एक ही जगह से बनेगा, गवर्नर जनरल के ऑफिस से। अच्छा, शब्दों का खेल भी बड़ा मजेदार होता है ना? इस कानून से पहले जो नियम बनते थे उन्हें कहते थे रेगुलेशंस। लेकिन इस कानून के बाद बनने वाले नियमों को कहा जाने लगा एक्ट्स। सुनने में ये छोटा सा फर्क लगता है, पर यह एक बहुत बड़ी सच्चाई की तरफ इशारा कर रहा था कि पावर अब राज्यों के पास नहीं बल्कि सेंटर के पास आ चुकी थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कैसे बदल डाला, क्योंकि अब वो सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी नहीं रहने वाली थी। तो हुआ ये कि इस कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी कमर्शियल एक्टिविटी, मतलब सारा व्यापार ही बंद करवा दिया। अब वो पूरी तरह से एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई थी। उसका काम बस ब्रिटिश क्राउन की तरफ से इंडिया पर शासन करना। और इस कानून की ये लाइन तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें साफ साफ लिखा था कि कंपनी भारत पर ब्रिटेन के महाराजा के ट्रस्टी बनकर राज करेगी। ट्रस्टी, मालिक नहीं। इसका मतलब बिल्कुल साफ था, कंपनी अब भारत की मालिक नहीं थी, वो तो बस ब्रिटिश राज की एक एजेंट बनकर रह गई थी। अच्छा, इस कानून में सेंट्रलाइजेशन के अलावा एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी, एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार लाने की एक कोशिश, एक बहुत बड़ी कोशिश। लेकिन अफसोस वो कोशिश कामयाब नहीं हो पाई। पता है क्या कोशिश थी? सिविल सर्वेंट्स को चुनने के लिए एक ओपन कंपटीशन सिस्टम लाने की बात की गई। और सबसे जरूरी बात यह भी कहा गया कि किसी भी भारतीय को कंपनी में कोई भी पद लेने से रोका नहीं जाएगा। सोचिए उस जमाने के हिसाब से ये कितना प्रोग्रेसिव, कितना आगे का विचार था। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? पर लेकिन हुआ ये कि कंपनी के ही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसका जबरदस्त विरोध किया। और उन्हीं के दबाव में आकर बराबरी का ये मौका देने वाला प्रोविजन कानून से हटा दिया गया। जरा सोच कर देखिए, अगर ये नियम तब लागू हो जाता तो भारत के एडमिनिस्ट्रेशन की कहानी शायद कुछ और ही होती।
तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? आखिर इस 1833 के चार्टर एक्ट का असली मतलब क्या था और इसका भारत पर असर क्या हुआ? अगर इसे संक्षेप में समझें, तो इस कानून ने 3 बहुत बड़े और दूर तक असर करने वाले बदलाव किए। पहला, पूरे भारत के लिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट की नींव रखी। दूसरा, एक सिंगल सुपर पावरफुल लेजिस्लेचर यानी कानून बनाने वाली बॉडी बनाई। और तीसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी को एक ट्रेडिंग कंपनी से बदलकर पूरी तरह एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया। और अंत में ये कानून हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। 1830 में जो सत्ता का केंद्रीकरण हुआ था, उसकी विरासत क्या आज भी आज़ाद भारत के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं दिखाई देती है? ये सोचने वाली बात है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वीडियो तो हमने देखा अभी, उसके बाद उसका थोड़ा ओवरव्यू देखेंगे और उसके बाद उस पर आए हुए एमसीक्यू देखेंगे। तो 1873 का चार्टर एक्ट ब्रिटिश में क्या हुआ, इससे भारत में केंद्रीकरण चालू है। अब क्या हुआ है, तो बंगाल का जो गवर्नर जनरल है ना, वो भारत का गवर्नर जनरल बना है। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल नियुक्त हुए और इससे क्या हुआ कि सर्वोच्च शक्ति अभी गवर्नर जनरल को मिली है। सर्वोच्च शक्ति संपूर्ण ब्रिटिश भारत के लिए सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां उनमें निहित थी। बॉम्बे और मद्रास की विधियां शक्तियां विधायक शक्तियां समाप्त की है, हमने अपने वीडियो में देखा है। ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियां भी समाप्त हुई। कंपनी अब केवल एक प्रशासनिक निकाम बन गई और क्राउन के लिए सिर्फ काम कर रही थी। कानूनों का नया नामकरण किया गया। इसमें इस एक्ट के तहत कानून को अधिनियम एक्ट्स कहा गया। पहले ये कानून को नियम रेगुलेशन कहलाते थे। अब सिविल सेवाओं में खुली प्रतियोगिता का क्या हुआ, असफल प्रयास हुआ। भारतीयों को पदों से न रोकने का प्रावधान कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण रद्द कर दिया गया। ओके, तो अब हम उस पर आए हुए एमसीक्यू देखेंगे फ्रेंड्स। तो 1873 अधिनियम के तहत कौन सा नया पद बनाया गया? पहला वाइसराय, बी भारत का गवर्नर जनरल, सी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल या डी मुख्य सचिव। तो बी भारत का गवर्नर जनरल ये पद बनाया गया। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ए विलियम बेंटिंक, बी वार्डन हेस्टिंग्स, सी डलहौजी या डी कॉर्नवालिस। तो इसका आंसर है ए विलियम बेंटिक। 1833 अधिनियम ने किस व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया? ए अफीम व्यापार, बी चाय व्यापार, सी भारतीय व्यापार या डी चांदी व्यापार। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स सी भारतीय व्यापार। 1833 अधिनियम के तहत कानून बनाने के लिए क्या स्थापित किया गया? ए सुप्रीम कोर्ट, बी विधि आयोग, उसको लॉ कमीशन बोलते हैं, सी प्रीवी काउंसिल या डी सेनेट। तो विधि आयोग लॉ कमीशन बनाया गया है, स्थापित किया गया है। पहले विधि आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? ए मैकॉले, बी बेंटिक, सी क्लाइव या डी हेस्टिंग्स। तो इसका आंसर फ्रेंड्स ए मैकॉले को बनाया गया था। 1833 अधिनियम ने भारत को किस रूप में संगठित किया? ए 3 अलग प्रांत किए, बी एक राजनीतिक इकाई बनाई, सी स्वतंत्र राज्य किया या डी संघीय ढांचा। तो इसका आंसर है बी एक राजनीतिक इकाई बनाई गई, संगठित किया इसमें। 7वां, किस सिद्धांत को नौकरी में स्वीकार किया गया? ए अंग्रेजों को प्राथमिकता, बी भारतीयों के लिए समान अवसर, सी सिर्फ ब्राह्मणों को अवसर या डी केवल ब्रिटिश नियुक्ति। इसका आंसर है फ्रेंड्स बी भारतीयों के लिए समान अवसर। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स एमसीक्यू प्रीलिम में आपको बहुत मदद करेंगे। किस परिषद को कानून निर्माण का अधिकार दिया गया? ए प्रीवी काउंसिल, बी गवर्नर जनरल की परिषद, सी हाउस ऑफ कॉमन्स या डी बंगाल काउंसिल। तो इसका आंसर है बी गवर्नर जनरल की परिषद। 9वां, इस अधिनियम का प्रशासन पर क्या प्रभाव हुआ? ए विकेंद्रीकरण बढ़ा, बी केंद्रीकरण बढ़ा, सी कंपनी शासन समाप्त हुआ, डी राजस्व अधिकार समाप्त हुआ। तो इसका आंसर है बी केंद्रीकरण क्या हुआ है, बढ़ा है। 10वां क्वेश्चन है 1833 अधिनियम को और किस नाम से जाना जाता है? ए भारत सरकार नियम, बी सेंट एंड्रू एक्ट, डी सी सेंट्रलाइजेशन एक्ट या डी सेंट्रल लेजिस्लेटिव एक्ट। तो इसका आंसर है सेंट्रल लेजिस्लेटिव एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। आपको फ्रेंड्स क्या करना है इसे, तो पहले तो ये सब पहले हम ओवरव्यू देखेंगे, उसके बाद वीडियो देखेंगे और एमसीक्यू लेंगे, और उसके साथ ना आपको एम लक्ष्मीकांत का जो बुक आता है उसका साथ में थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना है। क्योंकि क्या होता है, तो रिवीजन 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 करने से क्या होगा, तो ये आपको बहुत लंबे समय तक याद रखने में मदद करेगा। क्योंकि हम इधर कंसेप्ट तो सभी लेते हैं
बाद में हम तुम अगर दिन के 5 मिनट भी देंगे उस चैप्टर को रीड करने में, थोड़ा सा ही टॉपिक रहता है, तो वो बहुत मदद करेंगे आपको लंबे टाइम में। ठीक है, तो दोस्तों आज हम इधर इधर ही रुकते हैं, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। और अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आता है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।